नमस्कार। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आपका दिमाग कभी बंद ही नहीं होता? रात को सोते समय भी कोई अधूरा काम याद आता है। सुबह उठते ही जिम्मेदारियों की सूची आपके सामने खड़ी हो जाती है। ईमेल का जवाब देना है, किसी को कॉल करना है, प्रोजेक्ट पूरा करना है, घर की जिम्मेदारियां हैं, भविष्य की योजनाएं हैं, और इन सबके बीच एक अदृश्य दबाव लगातार आपके भीतर काम करता रहता है। हम सोचते हैं कि समस्या समय की कमी है। हम मानते हैं कि अगर हमारे पास कुछ अतिरिक्त घंटे मिल जाएं, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन सच ये है कि समस्या समय नहीं है, समस्या है मानसिक अव्यवस्था। हमारा दिमाग विचारों को जन्म देने के लिए बना है, उन्हें जमा करके रखने के लिए नहीं। जब हम हर अधूरे काम को अपने मन में संभालने की कोशिश करते हैं, तो हमारा मस्तिष्क एक ओवरलोडेड हार्ड ड्राइव की तरह व्यवहार करने लगता है। प्रदर्शन धीमा पड़ जाता है, ध्यान भटकता है, निर्णय लेने की क्षमता कमजोर हो जाती है, और धीरे धीरे हम व्यस्त तो दिखते हैं, लेकिन वास्तविक प्रगति बहुत कम होती है। यही वो बिंदु है जहां से गेटिंग थिंग्स डन, काम पूरा करने की कला की शुरुआत होती है। ये पुस्तक केवल समय प्रबंधन के बारे में नहीं है, ये जीवन प्रबंधन के बारे में है। ये तनाव मुक्त उत्पादकता के बारे में है। ये उस प्रणाली के बारे में है जो आपके कामों को व्यवस्थित करती है ताकि आपका मन मुक्त हो सके। इस पुस्तक के लेखक डेविड एलन एक अंतर्राष्ट्रीय प्रोडक्टिविटी कंसल्टेंट है। दशकों तक उन्होंने हजारों प्रोफेशनलों, उद्यमियों और संगठनों के साथ काम किया। उनका निष्कर्ष अत्यंत स्पष्ट था। लोग असफल इसलिए नहीं होते क्योंकि वे अयोग्य हैं। वे असफल इसलिए होते हैं क्योंकि उनके पास स्पष्ट और विश्वसनीय सिस्टम नहीं होता। डेविड एलन का एक प्रसिद्ध कथन है, तनाव समय की कमी से नहीं, नियंत्रण की कमी से पैदा होता है। यदि आपके जीवन में स्पष्ट नियंत्रण की प्रणाली हो, तो काम कितना भी हो, आप शांत रह सकते हैं। इस ऑडियो बुक में हम उसी प्रणाली को गहराई से समझेंगे। कैसे अपने दिमाग को खाली करें, कैसे हर काम को स्पष्ट एक्शन में बदलें, कैसे प्रोजेक्ट और टास्क में अंतर समझें, कैसे साप्ताहिक समीक्षा आपकी उत्पादकता को कई गुना बढ़ा सकती है, और कैसे बिना तनाव के उच्च प्रदर्शन किया जा सकता है। ये कोई सतही सारांश नहीं होगा। हम इस पुस्तक के दर्शन, संरचना और व्यवहारिक उपयोग को विस्तार से समझेंगे। यदि आप एक विद्यार्थी हैं, एक नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, एक व्यवसायी हैं, या कोई ऐसा व्यक्ति हैं जो अपने जीवन में स्पष्टता और नियंत्रण चाहते हैं, तो ये ऑडियो बुक आपके लिए है। अब गहरी सांस लीजिए, अपने आसपास के व्यवधानों को कुछ समय के लिए शांत कर दीजिए, क्योंकि अब हम प्रवेश करने वाले हैं एक ऐसे सिस्टम में जो आपके काम करने का तरीका बदल सकता है, और संभव है कि आपके जीवन को भी एक नई दिशा दे। आइए शुरुआत करते हैं। लेसन 1, उत्पादकता की असली समस्या। जब हम उत्पादकता की बात करते हैं तो अधिकांश लोग समय के बारे में सोचते हैं। वे मानते हैं कि उनके पास पर्याप्त समय नहीं है। उन्हें लगता है कि अगर दिन में कुछ अतिरिक्त घंटे मिल जाएं तो वे अपने सभी काम पूरे कर सकते हैं। लेकिन वास्तविकता इससे बिल्कुल अलग है। दुनिया में हर व्यक्ति को प्रतिदिन समान 24 घंटे मिलते हैं। फिर भी कुछ लोग शांत, स्पष्ट और प्रभावी रहते हैं, जबकि कुछ लोग लगातार दबाव और तनाव में जीते हैं। तो अंतर कहाँ है? डेविड एलन के अनुसार समस्या समय की कमी नहीं है, समस्या है मानसिक अव्यवस्था। हमारा दिमाग एक कार्य प्रबंधन प्रणाली नहीं है, फिर भी हम उससे यही काम लेने की कोशिश करते हैं। हम कोशिश करते हैं कि वो याद रखे किसे कॉल करना है, कौन सा बिल भरना है, कौन सा प्रोजेक्ट लंबित है, किस मीटिंग की तैयारी करनी है, और भविष्य में किन योजनाओं पर काम करना है। ये सब हमारे मन में एक साथ चलता रहता है। परिणाम क्या होता है? मानसिक शोर। जब दिमाग में बहुत सारे खुले लूप होते हैं तो हमारा ध्यान वर्तमान कार्य पर केंद्रित नहीं रह पाता। हम एक काम करते हुए दूसरे काम के बारे में सोचते रहते हैं। हमारी ऊर्जा बढ़ जाती है। इसे ओपन लूप्स कहा जाता है। ओपन लूप क्या है? कोई भी अधूरा काम या अधूरा निर्णय जो आपके ध्यान की मांग कर रहा हो। मान लीजिए आपको किसी को महत्वपूर्ण ईमेल भेजना है, आपने अभी तक नहीं भेजा। वो काम आपके दिमाग में दर्ज हो गया। अब चाहे आप कोई और काम कर रहे हो, वो अधूरा ईमेल आपकी मानसिक ऊर्जा खींचता रहेगा। हर अधूरा काम एक मानसिक टैब की तरह है जो आपके दिमाग के ब्राउजर में खुला रहता है। जब बहुत सारे टैब खुल जाते हैं तो सिस्टम धीमा पड़ जाता है। यही कारण है कि हम कभी-कभी बिना अधिक काम किए भी थका हुआ महसूस करते हैं। डेविड एलन कहते हैं कि हमारा मस्तिष्क विचार उत्पन्न करने के लिए बना है, उन्हें संग्रहित करने के लिए नहीं। जब हम दिमाग को याद रखने के लिए मजबूर करते हैं तो वो स्पष्ट सोचने की अपनी क्षमता खोने लगता है। इससे 3 प्रमुख समस्याएं पैदा होती हैं। पहली, निर्णय थकान। जब हर छोटे काम का निर्णय आपके दिमाग में लंबित रहता है तो आपकी मानसिक ऊर्जा लगातार खर्च होती रहती है। दूसरी, टाल मटोल।
जब कोई कार्य स्पष्ट नहीं होता तो हम उसे शुरू करने से बचते हैं, क्योंकि हमारा मस्तिष्क अस्पष्टता से असहज होता है। तीसरी, लगातार तनाव। भले ही आप आराम कर रहे हो, आपका मन पूरी तरह शांत नहीं होता। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है, क्या समाधान अधिक मेहनत करना है? नहीं। क्या समाधान अधिक प्रेरणा है? नहीं। समाधान है एक विश्वसनीय सिस्टम। जीटीडी का पहला सिद्धांत यही है, अपने दिमाग पर भरोसा करना बंद कीजिए, अपने सिस्टम पर भरोसा कीजिए। जब तक आपके पास एक स्पष्ट बाहरी प्रणाली नहीं है, आपका दिमाग हर चीज को पकड़कर रखने की कोशिश करेगा, और यही मानसिक बोझ आपकी उत्पादकता को सीमित करता है। उत्पादकता का वास्तविक अर्थ है सही समय पर सही काम करना, पूर्ण मानसिक स्पष्टता के साथ। व्यस्त रहना उत्पादकता नहीं है, हर समय सक्रिय रहना भी उत्पादकता नहीं है। उत्पादकता का अर्थ है स्पष्ट निर्णय, सटीक कार्यवाही और शांत मन। लेसन 1 का मुख्य संदेश यह है, समस्या काम की मात्रा नहीं है, समस्या है उन कामों को संभालने का तरीका। जब तक हम मानसिक अव्यवस्था को पहचानते नहीं, हम समाधान की ओर नहीं बढ़ सकते। अगले लेसन में हम समझेंगे कि माइंड लाइक वाटर क्या है और कैसे एक शांत स्थिर मानसिक अवस्था उच्च प्रदर्शन की नींव बनती है। लेसन 2, माइंड लाइक वाटर। लेसन 1 में हमने समझा कि वास्तविक समस्या समय की कमी नहीं बल्कि मानसिक अव्यवस्था है। अब प्रश्न है, आदर्श मानसिक अवस्था क्या होनी चाहिए? डेविड एलन इसे कहते हैं माइंड लाइक वाटर। कल्पना कीजिए एक शांत झील की। यदि आप उसमें एक छोटा पत्थर फेंकते हैं तो वो लहर बनाती है। यदि आप बड़ा पत्थर फेंकते हैं तो बड़ी लहर बनती है। प्रतिक्रिया परिस्थिति के अनुरूप होती है, न अधिक न कम, और कुछ क्षणों बाद पानी फिर शांत हो जाता है। यही मानसिक अवस्था जीटीडी का लक्ष्य है। माइंड लाइक वाटर का अर्थ है आपका मन हर स्थिति पर सही स्तर की प्रतिक्रिया दे और फिर तुरंत संतुलन में लौट आए। लेकिन वास्तविक जीवन में क्या होता है? एक छोटा ईमेल आता है और हम अनावश्यक चिंता में पड़ जाते हैं। कोई छोटी आलोचना होती है और हम घंटों उसके बारे में सोचते रहते हैं। एक अधूरा काम बार बार दिमाग में घूमता रहता है। यह इसलिए होता है क्योंकि हमारा मानसिक तंत्र पहले से ही ओवरलोड होता है। जब दिमाग में दर्जनों अधूरे काम घूम रहे होते हैं तो कोई भी नई चीज डिस्प्रपोर्शनेट प्रतिक्रिया उत्पन्न करती है। इसका परिणाम है अनावश्यक तनाव, भावनात्मक असंतुलन, निर्णय में देरी और ध्यान की कमी। माइंड लाइक वाटर प्राप्त करने के लिए 2 शर्तें आवश्यक हैं। पहली स्पष्टता, दूसरी भरोसा। स्पष्टता का अर्थ है आप जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं और अगला कदम क्या है। भरोसा का अर्थ है आपको विश्वास है कि आपका सिस्टम कुछ भी महत्वपूर्ण भूलने नहीं देगा। जब ये दोनों मौजूद होते हैं तो आपका मन हर स्थिति को शांतिपूर्वक संभाल सकता है। अब एक महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक पहलू समझते हैं। मानव मस्तिष्क अधूरे कार्यों को पूरा करने की ओर झुकाव रखता है। इसे ज़ाइगर्निक इफेक्ट कहा जाता है। जब कोई कार्य अधूरा रहता है तो हमारा मस्तिष्क उसे बार बार याद दिलाता है। यह तंत्र स्वाभाविक है, लेकिन यदि हमारे पास अधूरे कार्यों की लंबी सूची है तो हमारा मन कभी विश्राम की स्थिति में नहीं पहुंच पाता। माइंड लाइक वाटर का अर्थ ये नहीं है कि आपके पास काम नहीं होंगे, बल्कि इसका अर्थ है कि आपके पास एक ऐसा तंत्र होगा जो हर कार्य को सही स्थान पर रखेगा। जब कोई नया काम आता है, आप घबराते नहीं हैं, आप उसे कैप्चर करते हैं, स्पष्ट करते हैं और सिस्टम में डाल देते हैं। फिर आपका मन मुक्त हो जाता है। यहां एक व्यावहारिक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आप परिवार के साथ समय बिता रहे हैं। अचानक आपको याद आता है कि सोमवार को एक महत्वपूर्ण प्रेजेंटेशन है। यदि वो आपके दिमाग में ही दर्ज है तो आपका ध्यान तुरंत भटक जाएगा। लेकिन यदि आपने उस प्रोजेक्ट को पहले ही स्पष्ट कर लिया है, उसके अगले कदम तय हैं और वो आपके सिस्टम में सुरक्षित है, तो आपका मन शांत रह सकता है। माइंड लाइक वाटर उत्पादकता का भावनात्मक आयाम है। यह केवल कार्य प्रबंधन नहीं, बल्कि मानसिक संतुलन की कला है। जीटीडी का पूरा सिस्टम इसी अवस्था को प्राप्त करने के लिए बनाया गया है। जब तक आपका मन लगातार अधूरे लूप से भरा है, आप डीप फोकस की स्थिति में नहीं जा सकते। लेकिन जब आपका सिस्टम विश्वसनीय होता है तो आपका दिमाग रचनात्मकता के लिए मुक्त हो जाता है। यही कारण है कि उच्च प्रदर्शन करने वाले लोग सिर्फ मेहनती नहीं होते, वे व्यवस्थित होते हैं। वे हर चीज अपने दिमाग में नहीं रखते, वे सिस्टम पर भरोसा करते हैं। लेसन 2 का मुख्य संदेश ये है, उत्पादकता की अंतिम अवस्था है शांत मन, और शांत मन तभी संभव है जब हर काम स्पष्ट रूप से परिभाषित और व्यवस्थित हो। अगले लेसन में हम जीटीडी के पहले व्यावहारिक चरण पर आएंगे, कैप्चर एवरीथिंग, जहां हम सीखेंगे कि अपने दिमाग को वास्तविक रूप से खाली कैसे किया जाए। अब तक हमने 2 महत्वपूर्ण बातें समझ ली हैं। पहली, समस्या समय की नहीं, मानसिक अव्यवस्था की है।
दूसरी, लक्ष्य है माइंड लाइक वाटर, अर्थात एक शांत और संतुलित मानसिक अवस्था। अब प्रश्न है, इस अवस्था तक पहुंचा कैसे जाए? यहीं से शुरू होता है जीटीडी का पहला व्यावहारिक चरण, कैप्चर एवरीथिंग। कैप्चर का अर्थ है आपके जीवन में जो भी आपका ध्यान मांगता है उसे तुरंत एक विश्वसनीय बाहरी स्थान पर दर्ज करना। ये सुनने में सरल लगता है, लेकिन यही वो बिंदु है जहां अधिकांश लोग असफल होते हैं। हम सोचते हैं कि हम चीजें याद रख लेंगे, हम मान लेते हैं कि ये काम छोटा है, इसे बाद में कर लेंगे, लेकिन हर अधूरा काम, चाहे छोटा हो या बड़ा, हमारे मानसिक तंत्र में एक खुला लूप बनाता है। कैप्चर का मूल सिद्धांत है, यदि वो आपके ध्यान की मांग कर रहा है तो वो आपके सिस्टम में होना चाहिए, आपके दिमाग में नहीं। अब ये समझना महत्वपूर्ण है कि चीज किसे कहा जा रहा है। एक चीज हो सकती है किसी को फोन करना, बैंक का काम, किसी प्रोजेक्ट का विचार, स्वास्थ्य से जुड़ा निर्णय, भविष्य की योजना, कोई किताब पढ़ने का इरादा, किसी से मिलना या सिर्फ एक विचार जो अचानक आया हो। इन सभी को कैप्चर करना है। डेविड एलन इसे कलेक्टिंग बकेट्स कहते हैं। आपको अपने जीवन में ऐसे स्थान बनाने होंगे जहां सब कुछ इकट्ठा होगा। ये हो सकते हैं एक डायरी, डिजिटल नोट्स, टास्क मैनेजर, ईमेल इनबॉक्स, वॉइस नोट्स। महत्वपूर्ण बात यह नहीं है कि आप कौन सा माध्यम चुनते हैं, महत्वपूर्ण यह है कि वो विश्वसनीय हो और नियमित रूप से प्रोसेस किया जाए। अब एक महत्वपूर्ण नियम समझते हैं। कैप्चर का मतलब तुरंत निर्णय लेना नहीं है। कैप्चर का मतलब सिर्फ संग्रह करना है। जब कोई काम या विचार आता है तो आप तुरंत ये तय नहीं करते कि करना है या नहीं, आप सिर्फ उसे दर्ज करते हैं। ये मानसिक दबाव कम करता है। अब एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आप काम कर रहे हैं और अचानक याद आता है कि आपको कार की सर्विस करानी है। यदि आप उसे नजरअंदाज करते हैं तो वो बार बार आपके ध्यान में आएगा। यदि आप तुरंत सर्विस सेंटर को कॉल करने लगते हैं तो आपका वर्तमान कार्य बाधित होगा। लेकिन यदि आप उसे तुरंत अपनी सूची में दर्ज कर देते हैं तो आपका मन संतुष्ट हो जाता है कि यह सुरक्षित है। यही कैप्चर की शक्ति है। कैप्चर का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है कंप्लीट स्वीप। डेविड एलन सलाह देते हैं कि शुरुआत में आप एक पूर्ण मानसिक सफाई करें। अपने घर, ऑफिस बैग, ईमेल, फाइलें हर जगह देखें और जो भी अधूरा या लंबित है उसे इकट्ठा करें। शुरुआत में यह प्रक्रिया भारी लग सकती है क्योंकि आपको एहसास होगा कि आपके पास कितने खुले लूप हैं, लेकिन यही जागरूकता परिवर्तन की शुरुआत है। जब सब कुछ आपके सामने सूचीबद्ध होता है तो अस्पष्ट तनाव कम होने लगता है, क्योंकि अब वो अदृश्य बोझ दृश्य रूप ले चुका है। कैप्चर का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण नियम है, सब कुछ एक ही विश्वसनीय सिस्टम में होना चाहिए। यदि कुछ काम डायरी में है, कुछ याददाश्त में, कुछ ईमेल में और कुछ कागजों में बिखरे हैं, तो आपका मन फिर भी असुरक्षित रहेगा। आपको एक केंद्रीय सिस्टम चाहिए जहां से आप अपने सभी कार्यों को देख सकें। लेसन 3 का मुख्य संदेश ये है, आपका दिमाग स्टोरेज डिवाइस नहीं है, वो एक प्रोसेसिंग डिवाइस है। जब तक आप हर चीज को कैप्चर नहीं करेंगे, तब तक आपका मन पूरी तरह शांत नहीं होगा। कैप्चर स्वतंत्रता की पहली सीढ़ी है। अगले लेसन में हम सीखेंगे कि कैप्चर की गई चीजों को स्पष्ट कैसे किया जाए और हर काम को एक ठोस नेक्स्ट एक्शन में कैसे बदला जाए। लेसन 4 क्लैरिफाई। अगला कदम क्या है? लेसन 3 में हमने सीखा था कि हर उस चीज को कैप्चर करना आवश्यक है जो हमारे ध्यान की मांग करती है। अब हमारे पास एक सूची है, लेकिन केवल सूची होना पर्याप्त नहीं है। यहीं से शुरू होता है जीटीडी का दूसरा महत्वपूर्ण चरण, क्लैरिफाई। क्लैरिफाई का अर्थ है हर कैप्चर की गई चीज के बारे में स्पष्ट निर्णय लेना। सबसे पहला प्रश्न जो आपको हर आइटम के लिए पूछना है, क्या ये एक्शनेबल है? अर्थात क्या इसके लिए किसी प्रकार की कार्यवाही की आवश्यकता है? यदि उत्तर नहीं है तो आपके पास 3 विकल्प हैं। पहला, उसे हटा दें यदि वो बेकार है। दूसरा, उसे रेफरेंस के रूप में सुरक्षित रखें यदि भविष्य में उपयोगी हो सकता है। तीसरा, उसे समडे मे बी सूची में डाल दें यदि अभी करने की आवश्यकता नहीं है। यदि उत्तर हां है तो अगला प्रश्न और भी महत्वपूर्ण है। इसका अगला भौतिक दिखाई देने वाला कदम क्या है? यहीं पर अधिकांश लोग गलती करते हैं। वे परिणाम लिखते हैं, कार्यवाही नहीं। उदाहरण के लिए, घर बनाना, स्वास्थ्य सुधारना, नया व्यवसाय शुरू करना, प्रेजेंटेशन तैयार करना, ये सब परिणाम है, लेकिन इनमें से कोई भी एक्शन नहीं है।
जब तक कार्य स्पष्ट, छोटे और भौतिक कदम में नहीं बदलता, तब तक हमारा मस्तिष्क उसे शुरू करने से बचता है। मस्तिष्क अस्पष्टता से असहज होता है। मान लीजिए आपकी सूची में लिखा है प्रोजेक्ट रिपोर्ट। यह स्पष्ट नहीं है, इसलिए आप उसे टालते रहेंगे। लेकिन यदि आप उसे बदल दें, रिपोर्ट के लिए पिछले महीने के आंकड़े इकट्ठा करना, अब यह स्पष्ट है, अब इसे शुरू करना आसान है। जीटीडी का पूरा तंत्र नेक्स्ट एक्शन थिंकिंग पर आधारित है। हर प्रोजेक्ट, हर लक्ष्य, हर जिम्मेदारी को एक ऐसे अगले कदम में बदलना है जिसे आप बिना अतिरिक्त सोचे तुरंत शुरू कर सकें। अब यहां एक महत्वपूर्ण अंतर समझिए। एक्शन और प्रोजेक्ट अलग चीजें हैं। यदि किसी परिणाम को पूरा करने में एक से अधिक कदम लगते हैं तो वो प्रोजेक्ट है, और हर प्रोजेक्ट के साथ एक स्पष्ट नेक्स्ट एक्शन होना चाहिए। क्लैरिफाई चरण में आपको निम्न प्रक्रिया अपनानी है। 1. इस आइटम का वास्तविक अर्थ क्या है? 2. क्या ये एक्शनेबल है? 3. यदि हां, तो अगला ठोस कदम क्या है? 4. यदि नहीं, तो इसे कहां रखना है? अब एक व्यावहारिक उदाहरण लेते हैं। आपकी सूची में है क्लाइंट मीटिंग। क्लैरिफाई करते समय आप पूछते हैं, क्या एक्शनेबल है? हां। अगला कदम क्या है? क्या मीटिंग तय करनी है? क्या एजेंडा बनाना है? क्या दस्तावेज तैयार करने हैं? जब तक ये स्पष्ट नहीं होगा, आपका मस्तिष्क उसे लंबित रखेगा। क्लैरिफाई चरण टाल मटोल का सबसे शक्तिशाली इलाज है। क्यों? क्योंकि टाल मटोल अक्सर आलस्य से नहीं, अस्पष्टता से पैदा होती है। जब कार्य स्पष्ट नहीं होता तो हम उसे शुरू नहीं करते। जब अगला कदम स्पष्ट होता है तो कार्यवाही स्वाभाविक हो जाती है। अब एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत, यदि कोई काम 2 मिनट से कम समय में हो सकता है तो उसे तुरंत कर दें। यह नियम आगे विस्तृत रूप में आएगा, लेकिन क्लैरिफाई चरण में यह अत्यंत उपयोगी है। क्लैरिफाई मानसिक अनुशासन है। यह वो क्षण है जहां आप निर्णय लेते हैं कि यह चीज आपके जीवन में कहां फिट होती है। यदि आप कैप्चर करते हैं लेकिन क्लैरिफाई नहीं करते तो आपका सिस्टम अव्यवस्थित हो जाएगा। कैप्चर संग्रह है, क्लैरिफाई स्पष्टता है। लेसन 4 का मुख्य संदेश है, अस्पष्ट कार्य तनाव पैदा करते हैं, स्पष्ट नेक्स्ट एक्शन गति पैदा करता है। जब आप हर कार्य को एक स्पष्ट कदम में बदलते हैं तो आपका मन हल्का हो जाता है, क्योंकि अब कोई भी कार्य अमूर्त नहीं है। सब कुछ परिभाषित है, सब कुछ व्यवस्थित होने के लिए तैयार है। अगले लेसन में हम सीखेंगे कि इन स्पष्ट कार्यों को व्यवस्थित कैसे किया जाए ताकि आपका पूरा सिस्टम संरचित और विश्वसनीय बन सके। लेसन 5, ऑर्गेनाइज, सही संरचना का निर्माण। यदि कैप्चर संग्रह है और क्लैरिफाई स्पष्टता है तो ऑर्गेनाइज संरचना है। बिना संरचना के आपका सिस्टम विश्वसनीय नहीं बन सकता। ऑर्गेनाइज का अर्थ है हर स्पष्ट किए गए कार्य को उसकी सही श्रेणी और सही स्थान पर रखना। यहां जीटीडी की वास्तविक शक्ति दिखाई देती है। डेविड एलन कुछ मूलभूत सूचियों की सलाह देते हैं। इन सूचियों का उद्देश्य है निर्णय को सरल बनाना। पहली सूची, नेक्स्ट एक्शंस। ये उन सभी कार्यों की सूची है जिन्हें आप तुरंत कर सकते हैं, जिनके लिए कोई अतिरिक्त योजना की आवश्यकता नहीं है। ये परिणाम नहीं, स्पष्ट भौतिक कदम होने चाहिए। उदाहरण, राहुल को कॉल करना, रिपोर्ट के लिए आंकड़े इकट्ठा करना, बैंक स्टेटमेंट डाउनलोड करना। ये आपकी सक्रिय कार्यसूची है। दूसरी सूची, प्रोजेक्ट्स। कोई भी परिणाम जिसे पूरा करने में एक से अधिक कदम लगते हैं वो एक प्रोजेक्ट है। नया घर बनाना, वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना, ऑनलाइन कोर्स लॉन्च करना। प्रोजेक्ट सूची केवल परिणामों की सूची है, इनमें नेक्स्ट एक्शंस नहीं लिखे जाते। हर प्रोजेक्ट के साथ कम से कम एक स्पष्ट नेक्स्ट एक्शन जुड़ा होना चाहिए। तीसरी सूची, वेटिंग फॉर। यह उन कार्यों की सूची है जो आपने किसी और को सौंपे हैं या जिनके लिए आप किसी उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उदाहरण, क्लाइंट से फीडबैक, डिजाइन टीम से ड्राफ्ट, बैंक से पुष्टि। यह सूची मानसिक राहत देती है क्योंकि अब आपको बार बार याद नहीं रखना पड़ता कि किस चीज की प्रतीक्षा है। चौथी सूची, समडे मे बी। यह भविष्य की संभावनाओं की सूची है। वे विचार जो अभी प्राथमिकता में नहीं हैं लेकिन पूरी तरह त्यागे भी नहीं गए हैं। उदाहरण, नई भाषा सीखना, विदेश यात्रा की योजना, पुस्तक लिखना। इस सूची का उद्देश्य है रचनात्मकता को सुरक्षित रखना, बिना वर्तमान पर बोझ डाले। अब ऑर्गेनाइज का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत समझते हैं। सिस्टम सरल होना चाहिए। यदि आपका सिस्टम जटिल है तो आप उसका उपयोग नहीं करेंगे।
आपको ऐसी संरचना बनानी है जिसे आप प्रतिदिन देख सकें और जिस पर आप भरोसा कर सकें। ऑर्गेनाइज का अर्थ प्राथमिकता तय करना नहीं है, ये केवल व्यवस्था बनाना है। प्राथमिकता का निर्णय बाद में संदर्भ के आधार पर लिया जाएगा। अब एक व्यावहारिक परिदृश्य देखते हैं। मान लीजिए आपने कैप्चर और क्लैरिफाई के बाद निम्न कार्य तय किए। क्लाइंट को प्रस्ताव भेजना, कार की सर्विस करानी है, टीम मीटिंग शेड्यूल करना, डॉक्टर की अपॉइंटमेंट लेना। अब ऑर्गेनाइज चरण में आप तय करेंगे कौन सा प्रोजेक्ट है, कौन सा नेक्स्ट एक्शन है, किसे वेटिंग फॉर में रखना है। जब हर चीज अपनी जगह पर होती है तो आपका दिमाग शांत हो जाता है, क्योंकि अब निर्णय लेने की प्रक्रिया स्पष्ट हो चुकी है। ऑर्गेनाइज का एक और महत्वपूर्ण पहलू है कैलेंडर का सही उपयोग। कैलेंडर केवल उन कार्यों के लिए है जो किसी विशेष दिन या समय से जुड़े हैं। बहुत लोग अपनी टू डू लिस्ट को कैलेंडर में भर देते हैं, इससे सिस्टम अस्थिर हो जाता है। कैलेंडर में केवल ये चीजें होनी चाहिए: टाइम स्पेसिफिक अपॉइंटमेंट्स, डे स्पेसिफिक एक्शंस, डेडलाइंस। बाकी सभी कार्य अपनी संबंधित सूची में होने चाहिए। लेसन 5 का मुख्य संदेश है, सिस्टम तब विश्वसनीय बनता है जब हर चीज अपनी सही जगह पर हो। यदि कैप्चर किया गया है, क्लैरिफाई किया गया है, लेकिन ऑर्गेनाइज नहीं किया गया, तो आपका सिस्टम अधूरा है। ऑर्गेनाइज मानसिक अव्यवस्था को संरचना में बदलता है। अब आपका सिस्टम आकार ले चुका है। अगले लेसन में हम एक महत्वपूर्ण अंतर को गहराई से समझेंगे, प्रोजेक्ट्स और टास्क्स के बीच का अंतर जो कई लोगों की प्रोडक्टिविटी को सीमित करता है। लेसन 6, प्रोजेक्ट्स बनाम टास्क्स, स्पष्ट अंतर की शक्ति। अब तक हमने 3 महत्वपूर्ण चरण समझ लिए हैं: कैप्चर, क्लैरिफाई और ऑर्गेनाइज। लेकिन जीटीडी सिस्टम का एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्तंभ है प्रोजेक्ट्स और टास्क के बीच का स्पष्ट अंतर। अधिकांश लोग उत्पादकता में इसलिए संघर्ष करते हैं क्योंकि वे इन दोनों को एक जैसा मान लेते हैं, परंतु ये एक गंभीर गलती है। टास्क क्या है? टास्क वो एकल, स्पष्ट और भौतिक कार्यवाही है जिसे आप एक बार में पूरा कर सकते हैं। उदाहरण: राहुल को कॉल करना, ईमेल भेजना, फॉर्म भरना, फाइल डाउनलोड करना। ये सभी एकल कार्य है, इनमें स्पष्ट शुरुआत और अंत है। अब प्रोजेक्ट क्या है? जीटीडी के अनुसार कोई भी परिणाम जिसे पूरा करने में एक से अधिक चरण लगते हैं वो प्रोजेक्ट है। उदाहरण: नया घर बनाना, ऑनलाइन कोर्स लॉन्च करना, वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना, शादी की योजना बनाना। ये टास्क्स नहीं है, ये परिणाम है। इनमें कई चरण शामिल हैं। अब समस्या कहां उत्पन्न होती है? जब लोग प्रोजेक्ट को टास्क की तरह लिखते हैं। मान लीजिए आपकी सूची में लिखा है रिपोर्ट तैयार करना। ये एक टास्क नहीं है, ये एक प्रोजेक्ट है, क्योंकि इसमें डेटा एकत्र करना, विश्लेषण करना, ड्राफ्ट बनाना और समीक्षा करना शामिल हो सकता है। जब आप प्रोजेक्ट को टास्क की तरह लिखते हैं तो आपका मस्तिष्क भ्रमित हो जाता है। उसे स्पष्ट नहीं होता कि शुरुआत कहां से करनी है, और जहां स्पष्टता नहीं होती वहां टाल मटोल शुरू होती है। यही कारण है कि कई लोग महत्वपूर्ण कामों को महीनों तक टालते रहते हैं। जीटीडी कहता है हर प्रोजेक्ट के साथ कम से कम एक स्पष्ट नेक्स्ट एक्शन होना चाहिए। यदि रिपोर्ट तैयार करना एक प्रोजेक्ट है तो उसका नेक्स्ट एक्शन हो सकता है पिछले महीने के आंकड़े डाउनलोड करना या रिपोर्ट की रूपरेखा लिखना। अब ये एक टास्क है। अब इसे शुरू करना संभव है। ये अंतर आपकी उत्पादकता में क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकता है। अब एक और महत्वपूर्ण बिंदु समझते हैं। प्रोजेक्ट सूची का उद्देश्य कार्यों को ट्रैक करना नहीं है, उसका उद्देश्य परिणामों को ट्रैक करना है। आपकी प्रोजेक्ट सूची में केवल वे परिणाम होने चाहिए जिन्हें आप सक्रिय रूप से पूरा करना चाहते हैं। हर प्रोजेक्ट की नियमित समीक्षा आवश्यक है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उसके साथ कम से कम एक नेक्स्ट एक्शन जुड़ा हुआ है। यदि किसी प्रोजेक्ट के साथ कोई नेक्स्ट एक्शन नहीं है तो वो निष्क्रिय हो जाएगा और निष्क्रिय प्रोजेक्ट मानसिक बोझ बन जाते हैं। अब एक व्यावहारिक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आपके जीवन में निम्न प्रोजेक्ट्स हैं: स्वास्थ्य सुधारना, घर का नवीनीकरण, नया व्यवसाय शुरू करना, किताब पढ़ना। यदि आप इन्हें सिर्फ लिखकर छोड़ देते हैं तो वे लगातार आपके ध्यान की मांग करेंगे। लेकिन यदि आप इन्हें तोड़ते हैं, स्वास्थ्य सुधारना, नेक्स्ट एक्शन, डॉक्टर की अपॉइंटमेंट बुक करना, घर का नवीनीकरण, नेक्स्ट एक्शन, इंटीरियर डिजाइनर से बात करना, नया व्यवसाय शुरू करना, नेक्स्ट एक्शन, बाजार अनुसंधान सूची तैयार करना, किताब पढ़ना, नेक्स्ट एक्शन,
पहला अध्याय पढ़ना। अब हर प्रोजेक्ट गतिशील हो गया है। प्रोजेक्ट दिशा देता है, टास्क गति देता है। प्रोजेक्ट दृष्टि है, टास्क क्रिया है। जीटीडी का यह सिद्धांत हमें सिखाता है कि बड़े परिणाम छोटे स्पष्ट कदमों के माध्यम से ही पूरे होते हैं। यदि आप अपने जीवन में केवल एक सुधार लागू करें तो ये करें। हर बड़े लक्ष्य को प्रोजेक्ट के रूप में पहचानें और उसके लिए एक स्पष्ट नेक्स्ट एक्शन तय करें। लेसन 6 का मुख्य संदेश है, अस्पष्ट प्रोजेक्ट तनाव पैदा करता है, स्पष्ट नेक्स्ट एक्शन प्रगति पैदा करता है। जब आप प्रोजेक्ट्स और टास्क्स का अंतर समझ लेते हैं तो आपका सिस्टम जीवंत हो जाता है। अब आपके पास संरचना है, स्पष्टता है और गति है। अगले लेसन में हम एक अत्यंत व्यावहारिक सिद्धांत पर आएंगे, 2 मिनट रूल, जो छोटे कार्यों को तुरंत समाप्त करने की शक्ति देता है और मानसिक अव्यवस्था को तेजी से कम करता है। लेसन 7, 2 मिनट रूल, छोटी कार्रवाई की बड़ी शक्ति। अब तक हमने समझ लिया है कि हर कार्य को कैप्चर करना है, उसे स्पष्ट नेक्स्ट एक्शन में बदलना है और व्यवस्थित संरचना में रखना है। लेकिन अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है, जब कोई छोटा कार्य सामने आता है तो क्या हमें उसे सूची में डालना चाहिए या तुरंत कर देना चाहिए? यहीं पर आता है जीटीडी का अत्यंत व्यावहारिक सिद्धांत, 2 मिनट रूल। इस नियम का सार बहुत सरल है। यदि कोई कार्य 2 मिनट या उससे कम समय में पूरा हो सकता है तो उसे तुरंत कर दें। यह नियम साधारण लगता है, लेकिन इसका प्रभाव गहरा है। अब समझते हैं क्यों। मान लीजिए आपके सामने एक ईमेल आया है जिसका उत्तर देने में केवल 1 मिनट लगेगा। यदि आप उसे अपनी सूची में डालते हैं तो आप 3 अतिरिक्त मानसिक प्रक्रियाएं जोड़ते हैं, उसे लिखना, उसे याद रखना और बाद में उसे दोबारा देखना। यह मानसिक ऊर्जा की बर्बादी है, जबकि उसे तुरंत पूरा करना मानसिक लूप को उसी क्षण बंद कर देता है। 2 मिनट रूल का उद्देश्य छोटे खुले लूप्स को तुरंत समाप्त करना है। अब एक महत्वपूर्ण स्पष्टता आवश्यक है। यह नियम केवल उन कार्यों के लिए है जो वास्तव में 2 मिनट या उससे कम समय लेते हैं। यदि आप हर कार्य को बस जल्दी कर लूं सोचकर करने लगेंगे तो आप अपने मुख्य कार्यों से भटक सकते हैं। 2 मिनट रूल का उपयोग क्लैरिफाई चरण में विशेष रूप से प्रभावी है। जब आप अपनी इनबॉक्स या सूची को प्रोसेस कर रहे हों और कोई छोटा कार्य सामने आए तो उसे टालने के बजाय तुरंत पूरा कर दें। अब इस नियम के पीछे का मनोवैज्ञानिक पहलू समझते हैं। हर अधूरा कार्य एक मानसिक भार उत्पन्न करता है। छोटे कार्य भले ही महत्वहीन लगें, लेकिन वे संख्या में अधिक होते हैं। 10 छोटे अधूरे कार्य मिलकर एक बड़े मानसिक बोझ में बदल सकते हैं। जब आप छोटे कार्य तुरंत पूरा करते हैं तो आप मानसिक स्पष्टता की गति बढ़ाते हैं। यह मोमेंटम पैदा करता है। छोटी जीतें बड़े परिणामों की नींव होती हैं। अब एक व्यावहारिक उदाहरण लेते हैं। आपकी सूची में है बिजली बिल भरना। यदि इसमें ऑनलाइन लॉगिन कर तुरंत भुगतान करना है और इसमें 2 मिनट लगते हैं तो इसे तुरंत कर दें। मीटिंग की पुष्टि भेजना। यदि केवल एक छोटा संदेश भेजना है तो उसे अभी कर दें। डॉक्यूमेंट प्रिंट करना। यदि सिस्टम तैयार है तो इसे तुरंत कर दें। हर छोटा पूरा किया गया कार्य आपके सिस्टम को हल्का करता है। लेकिन यहां एक संतुलन आवश्यक है। यदि आप गहन कार्य के बीच में हैं और कोई छोटा कार्य आता है तो उसे तुरंत करने की आवश्यकता नहीं है। 2 मिनट रूल का उपयोग मुख्यतः तब करें जब आप अपनी सूची प्रोसेस कर रहे हों। यह नियम निर्णय थकान को कम करता है। आपको हर छोटे कार्य के बारे में अलग से सोचने की आवश्यकता नहीं होती। आपके पास स्पष्ट मानदंड है। यदि 2 मिनट से कम है, अभी करें। यदि अधिक है, सूची में रखें। लेसन 7 का मुख्य संदेश है, छोटे अधूरे कार्य मानसिक अव्यवस्था बढ़ाते हैं। तुरंत कार्रवाई मानसिक स्पष्टता बढ़ाती है। 2 मिनट रूल केवल समय बचाने का नियम नहीं है, यह मानसिक लूप्स को समाप्त करने का उपकरण है। जब आप इसे नियमित रूप से अपनाते हैं तो आपका सिस्टम तेज, साफ और प्रभावी बन जाता है। अब तक हमने व्यक्तिगत कार्यों को संभालने की कला समझ ली है। अगले लेसन में हम सीखेंगे कि काम को संदर्भ के आधार पर कैसे चुना जाए ताकि सही समय पर सही कार्य किया जा सके। लेसन 8, कॉन्टेक्स्ट बेस्ड वर्किंग, सही समय पर सही काम। अब तक हमने सीखा है कि कार्य को कैप्चर करना है, स्पष्ट करना है,
व्यवस्थित करना है और छोटे कार्य तुरंत समाप्त करने हैं। लेकिन अब एक अत्यंत व्यावहारिक प्रश्न सामने आता है। जब आपके पास कई नेक्स्ट एक्शंस मौजूद हैं, तो आप तय कैसे करेंगे कि इस समय कौन सा कार्य करना है? यहीं पर आता है GTD का एक अत्यंत शक्तिशाली सिद्धांत, कॉन्टेक्स्ट बेस्ड वर्किंग। अधिकांश लोग प्राथमिकता के आधार पर कार्य चुनने की कोशिश करते हैं। वे सोचते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण कार्य पहले करना चाहिए, लेकिन वास्तविकता अधिक जटिल है। आप हर समय हर कार्य नहीं कर सकते। कुछ कार्यों के लिए आपको फोन चाहिए, कुछ के लिए कंप्यूटर, कुछ के लिए ऑफिस का वातावरण, कुछ के लिए उच्च मानसिक ऊर्जा। कॉन्टेक्स्ट का अर्थ है वो परिस्थिति जिसमें आप वर्तमान में हैं। डेविड एलन सुझाव देते हैं कि आप अपने नेक्स्ट एक्शंस को संदर्भ के आधार पर वर्गीकृत करें। उदाहरण के लिए, फोन से जुड़े कार्य, ऑफिस से जुड़े कार्य, घर से जुड़े कार्य, कंप्यूटर आधारित कार्य, मीटिंग से जुड़े कार्य। अब कल्पना कीजिए कि आप बाहर यात्रा कर रहे हैं और आपके पास केवल मोबाइल फोन है। यदि आपकी सूची में कंप्यूटर आधारित कार्य भरे हैं, तो आप निराश होंगे। लेकिन यदि आपके पास फोन कॉल की अलग सूची है, तो आप उस समय का प्रभावी उपयोग कर सकते हैं। कॉन्टेक्स्ट बेस्ड वर्किंग निर्णय को सरल बनाता है। आपको ये सोचने की आवश्यकता नहीं होती कि क्या सबसे महत्वपूर्ण है। आप पहले ये देखते हैं कि इस समय आप क्या कर सकते हैं। GTD के अनुसार कार्य चुनने के 4 मानदंड होते हैं। पहला कॉन्टेक्स्ट, दूसरा उपलब्ध समय, तीसरा उपलब्ध ऊर्जा, चौथा प्राथमिकता। ध्यान दें कि प्राथमिकता अंतिम स्थान पर है, क्योंकि यदि आपके पास ऊर्जा नहीं है या आवश्यक संसाधन नहीं है, तो प्राथमिकता अप्रासंगिक हो जाती है। अब ऊर्जा के आयाम को समझते हैं। हर कार्य समान मानसिक क्षमता की मांग नहीं करता। कुछ कार्य गहन सोच चाहते हैं, कुछ केवल यांत्रिक क्रियाएं हैं। यदि आप मानसिक रूप से थके हुए हैं, तो जटिल रणनीतिक निर्णय लेना कठिन होगा। लेकिन उसी समय आप ईमेल साफ कर सकते हैं या छोटे प्रशासनिक कार्य पूरा कर सकते हैं। कॉन्टेक्स्ट बेस्ड वर्किंग का अर्थ है अपने वास्तविक वर्तमान को स्वीकार करना। ये आदर्श स्थिति की प्रतीक्षा करने का सिद्धांत नहीं है। ये उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम उपयोग करने की कला है। अब एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आपके पास 30 मिनट का खाली समय है, मीटिंग शुरू होने से पहले। यदि आप उस समय एक बड़े प्रोजेक्ट पर काम शुरू करते हैं, तो संभव है कि आप अधूरा छोड़ दें। लेकिन यदि आपके पास 30 मिनट के लिए उपयुक्त कार्यों की सूची है, तो आप उस समय का पूर्ण उपयोग कर सकते हैं। कॉन्टेक्स्ट बेस्ड वर्किंग छोटे समय खंडों को भी उत्पादक बनाता है। यह सिद्धांत एक और समस्या हल करता है, निर्णय थकान। जब आपके पास एक लंबी सूची होती है, तो यह तय करना कठिन होता है कि कहां से शुरू करें। लेकिन जब सूची संदर्भ आधारित होती है, तो विकल्प सीमित हो जाते हैं। सीमित विकल्प निर्णय को आसान बनाते हैं। लेसन 8 का मुख्य संदेश है, उत्पादकता केवल प्राथमिकता तय करने का खेल नहीं है। यह परिस्थिति के अनुसार सही कार्य चुनने की क्षमता है। जब आप कॉन्टेक्स्ट, समय और ऊर्जा को ध्यान में रखते हैं, तो आपका कार्य चयन अधिक यथार्थवादी और प्रभावी बनता है। अब तक हमारा सिस्टम मजबूत हो चुका है, लेकिन यदि इसे नियमित रूप से अपडेट न किया जाए, तो यह धीरे धीरे कमजोर पड़ सकता है। अगले लेसन में हम GTD के सबसे महत्वपूर्ण और अनदेखे तत्व पर आएंगे, वीकली रिव्यू, जो पूरे सिस्टम को जीवित और विश्वसनीय बनाए रखता है। लेसन 9, वीकली रिव्यू, सिस्टम को जीवित रखने की प्रक्रिया। अब तक आपने एक सिस्टम बना लिया है। आपने हर चीज को कैप्चर किया, हर आइटम को स्पष्ट किया, उसे सही सूची में व्यवस्थित किया, छोटे कार्य तुरंत पूरे किए, संदर्भ के आधार पर काम करना सीखा। लेकिन अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्या यह सिस्टम हमेशा विश्वसनीय बना रहेगा? उत्तर है, केवल तभी जब आप उसकी नियमित समीक्षा करेंगे। यहीं पर आता है GTD का सबसे शक्तिशाली और सबसे अधिक अनदेखा हिस्सा, वीकली रिव्यू। डेविड एलन के अनुसार, यदि आप वीकली रिव्यू नहीं करते, तो आपका पूरा सिस्टम धीरे धीरे टूटने लगता है। क्यों? क्योंकि जीवन स्थिर नहीं है। हर सप्ताह नए कार्य जुड़ते हैं, कुछ पूरे होते हैं, कुछ प्राथमिकताएं बदलती हैं। यदि आप इन परिवर्तनों को अपने सिस्टम में अपडेट नहीं करते, तो आपका सिस्टम वास्तविकता से कट जाता है और जिस सिस्टम पर भरोसा न हो, उसका उपयोग भी नहीं होता। वीकली रिव्यू का उद्देश्य है अपने पूरे कार्यतंत्र को रीसेट करना। यह केवल सूची देखना नहीं है, यह एक रणनीतिक निरीक्षण है। अब समझते हैं कि वीकली रिव्यू में क्या शामिल होना चाहिए।
पहला चरण, कैप्चर को पूरा करना। सप्ताह भर में जो भी नए विचार, कार्य या जिम्मेदारियां आई हों, उन्हें पूरी तरह सिस्टम में शामिल करें। दूसरा चरण, अपनी सभी सूचियों की समीक्षा। नेक्स्ट एक्शन सूची देखें। क्या सभी कार्य अभी भी प्रासंगिक हैं? क्या कुछ पूरे हो चुके हैं? क्या कुछ को अपडेट करने की आवश्यकता है? प्रोजेक्ट सूची देखें। क्या हर प्रोजेक्ट के साथ कम से कम एक नेक्स्ट एक्शन जुड़ा है? यदि नहीं, तो तुरंत निर्धारित करें। वेटिंग फॉर सूची देखें। क्या आपको किसी को फॉलो अप करना है? क्या कोई लंबित प्रतिक्रिया बहुत समय से प्रतीक्षा में है? समडे में भी सूची देखें। क्या कोई विचार अब सक्रिय प्रोजेक्ट बन सकता है? तीसरा चरण, कैलेंडर की समीक्षा। पिछले सप्ताह को देखें। क्या कुछ अधूरा रह गया? आने वाले सप्ताह में क्या महत्वपूर्ण है? वीकली रिव्यू का वास्तविक उद्देश्य है अपने दिमाग और सिस्टम के बीच भरोसा पुनः स्थापित करना। जब आप नियमित समीक्षा करते हैं तो आपका मस्तिष्क आश्वस्त होता है कि कुछ भी महत्वपूर्ण छूट नहीं रहा। यह मानसिक शांति उत्पन्न करता है। अब एक महत्वपूर्ण बात, वीकली रिव्यू को एक औपचारिक प्रक्रिया की तरह लें। इसे संयोग पर न छोड़ें। एक निश्चित दिन और समय तय करें। उदाहरण के लिए हर रविवार शाम या हर शुक्रवार दोपहर। इस समय को पवित्र मानें, जैसे किसी महत्वपूर्ण मीटिंग का समय, क्योंकि वास्तव में यह आपके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण मीटिंग है, आपके साथ आपकी। अब एक व्यावहारिक उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए आपने पूरे सप्ताह व्यस्तता में काम किया। कई नए कार्य आए, कुछ पूरे हुए, कुछ अधूरे रह गए। यदि आप बिना समीक्षा के अगले सप्ताह में प्रवेश करते हैं तो आपका सिस्टम अस्पष्ट रहेगा। लेकिन यदि आप 60 से 90 मिनट लेकर सभी सूचियों को साफ और अपडेट कर देते हैं तो अगले सप्ताह की शुरुआत स्पष्टता के साथ होगी। वीकली रिव्यू आपको प्रतिक्रियाशील होने से बचाता है। यह आपको सक्रिय बनाता है। आप केवल सामने आने वाली चीजों पर प्रतिक्रिया नहीं देते, आप अपनी दिशा स्वयं तय करते हैं। लेसन 9 का मुख्य संदेश है, सिस्टम बनाना महत्वपूर्ण है, लेकिन उसे जीवित रखना उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है। वीकली रिव्यू वो प्रक्रिया है जो जीटीडी को एक स्थायी जीवन शैली बनाती है, सिर्फ एक अस्थायी प्रयोग नहीं। अब हमारा सिस्टम पूर्ण संरचना के साथ स्थापित हो चुका है। अगले लेसन में हम एक और गहराई वाले सिद्धांत पर चर्चा करेंगे, नेचुरल प्लानिंग मॉडल, जो बड़े और जटिल प्रोजेक्ट्स को स्पष्ट दिशा देने की कला सिखाता है। लेसन 10, नेचुरल प्लानिंग मॉडल, बड़े प्रोजेक्ट्स को स्पष्ट दिशा देना। अब तक हमने सीखा कि व्यक्तिगत कार्यों को कैसे संभालना है, उन्हें स्पष्ट करना है, व्यवस्थित करना है और नियमित समीक्षा करनी है। लेकिन एक बड़ा प्रश्न अभी भी शेष है। जब आपके सामने कोई बड़ा, जटिल और बहुस्तरीय प्रोजेक्ट हो तो आप उसे कैसे शुरू करें? अक्सर लोग बड़े प्रोजेक्ट से घबरा जाते हैं। वे शुरुआत ही नहीं कर पाते या फिर बीच में उलझ जाते हैं। यहीं पर डेविड एलन एक शक्तिशाली ढांचा प्रस्तुत करते हैं, नेचुरल प्लानिंग मॉडल। इसे नेचुरल इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह हमारे मस्तिष्क की स्वाभाविक सोच प्रक्रिया पर आधारित है। जब हम किसी छोटी चीज की योजना बनाते हैं तो हम अनजाने में यही प्रक्रिया अपनाते हैं, लेकिन बड़े प्रोजेक्ट्स में हम इसे भूल जाते हैं। नेचुरल प्लानिंग मॉडल 5 चरणों में काम करता है। पहला चरण, पर्पस और प्रिंसिपल्स। सबसे पहले पूछिए, ये प्रोजेक्ट क्यों कर रहे हैं? उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए। यदि उद्देश्य अस्पष्ट है तो निर्णय भी अस्पष्ट होंगे। उदाहरण के लिए, यदि आप ऑनलाइन कोर्स लॉन्च करना चाहते हैं तो पूछें, क्या उद्देश्य आय बढ़ाना है? क्या उद्देश्य विशेषज्ञता स्थापित करना है? क्या उद्देश्य दूसरों की मदद करना है? जब उद्देश्य स्पष्ट होता है तो दिशा स्पष्ट होती है। दूसरा चरण, विजन। कल्पना कीजिए कि यह प्रोजेक्ट सफल हो चुका है। परिणाम कैसा दिखता है? जितनी स्पष्ट आपकी कल्पना होगी, उतनी ही स्पष्ट आपकी योजना होगी। विजन आपको प्रेरणा देता है, ये अंतिम परिणाम की मानसिक तस्वीर बनाता है। तीसरा चरण, ब्रेनस्टॉर्मिंग। अब बिना किसी आलोचना के सभी संभावित विचार लिखें। इस चरण में तर्क या क्रम की चिंता न करें, केवल विचारों को बाहर निकालें। क्या आवश्यक होगा? किन संसाधनों की जरूरत होगी? किन लोगों को शामिल करना होगा? संभावित बाधाएं क्या हो सकती हैं? ब्रेनस्टॉर्मिंग रचनात्मकता को सक्रिय करता है। चौथा चरण, ऑर्गेनाइज। अब अपने विचारों को समूहों में बांटें, क्रम निर्धारित करें, प्राथमिक चरण तय करें। यहां आप संरचना बनाते हैं। पांचवां चरण, नेक्स्ट एक्शंस। अंत में वही प्रश्न जो जीटीडी का मूल है।
अब पहला भौतिक कदम क्या है? यदि प्रोजेक्ट स्पष्ट है लेकिन पहला कदम स्पष्ट नहीं है तो प्रोजेक्ट शुरू नहीं होगा। नेचुरल प्लानिंग मॉडल बड़े और जटिल लक्ष्यों को व्यवहारिक और कार्यान्वित करने योग्य बनाता है। अब एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आप एक पुस्तक लिखना चाहते हैं। यदि आप सीधे पुस्तक लिखना शुरू करने की कोशिश करेंगे तो आप अटक सकते हैं। लेकिन यदि आप नेचुरल प्लानिंग मॉडल अपनाते हैं, पर्पस ज्ञान साझा करना, विजन 200 पृष्ठों की प्रकाशित पुस्तक, ब्रेनस्टॉर्म अध्यायों की सूची, विषय शोध स्रोत, ऑर्गेनाइज अध्याय क्रम तय करना, नेक्स्ट एक्शन पहले अध्याय की रूपरेखा लिखना। अब प्रोजेक्ट स्पष्ट है, अब शुरुआत संभव है। ये मॉडल जटिलता को कम करता है और बड़े परिणामों को छोटे कदमों में बदल देता है। लेसन 10 का मुख्य संदेश है, बड़े प्रोजेक्ट डरावने नहीं होते, अस्पष्ट प्रोजेक्ट डरावने होते हैं। जब आप उद्देश्य, दृष्टि और अगला कदम स्पष्ट करते हैं तो कोई भी लक्ष्य प्रबंधनीय बन जाता है। अब तक हमने कार्य प्रबंधन और प्रोजेक्ट प्रबंधन दोनों को समझ लिया है। अगले लेसन में हम एक और महत्वपूर्ण आयाम पर चर्चा करेंगे, फोकस और ऊर्जा प्रबंधन, क्योंकि उत्पादकता केवल कार्यों की संख्या नहीं बल्कि मानसिक और शारीरिक ऊर्जा का संतुलन भी है। लेसन 11 फोकस और ऊर्जा प्रबंधन, उच्च प्रदर्शन की वास्तविक कुंजी। अब तक हमने सिस्टम बना लिया है। हमने कार्यों को कैप्चर करना, स्पष्ट करना, व्यवस्थित करना, समीक्षा करना और बड़े प्रोजेक्ट्स की योजना बनाना सीख लिया है। लेकिन एक महत्वपूर्ण सत्य अभी भी शेष है। उत्पादकता केवल कार्यों की सूची का खेल नहीं है, ये ऊर्जा का खेल है। यदि आपके पास ऊर्जा नहीं है तो सबसे व्यवस्थित सिस्टम भी निष्क्रिय हो जाएगा। डेविड एलन स्पष्ट रूप से कहते हैं कि कार्य चुनते समय 4 मानदंड होते हैं: संदर्भ, उपलब्ध समय, उपलब्ध ऊर्जा और प्राथमिकता। ऊर्जा तीसरे स्थान पर नहीं, वास्तव में निर्णय का केंद्र है। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न, आप हर समय समान मानसिक स्थिति में नहीं होते। कुछ समय आप अत्यंत स्पष्ट और केंद्रित होते हैं, कुछ समय थके हुए और बिखरे हुए। यदि आप उच्च मानसिक ऊर्जा के समय छोटे प्रशासनिक कार्य करते हैं तो आप अपनी क्षमता का अपव्यय करते हैं, और यदि आप थके हुए समय में जटिल रणनीतिक निर्णय लेने की कोशिश करते हैं तो गुणवत्ता प्रभावित होती है। फोकस और ऊर्जा प्रबंधन का अर्थ है अपने उच्च ऊर्जा समय को पहचानना और उसे सबसे महत्वपूर्ण कार्यों के लिए सुरक्षित रखना। अब समझते हैं कि ऊर्जा के 3 स्तर होते हैं: शारीरिक ऊर्जा, मानसिक ऊर्जा, भावनात्मक ऊर्जा। यदि आप शारीरिक रूप से थके हुए हैं तो मानसिक स्पष्टता भी घटेगी। यदि आप भावनात्मक रूप से विचलित हैं तो ध्यान केंद्रित करना कठिन होगा। GTD का सिस्टम मानसिक अव्यवस्था को हटाकर ऊर्जा बचाने में मदद करता है। जब आपके दिमाग में खुले लूप कम होते हैं तो आपकी मानसिक ऊर्जा संरक्षित रहती है। अब फोकस की बात करते हैं। फोकस का अर्थ है एक समय में एक कार्य पर पूरी उपस्थिति, लेकिन आधुनिक जीवन में विचलन हर जगह है। नोटिफिकेशन, ईमेल, सोशल मीडिया, अनपेक्षित कॉल। यदि आपका सिस्टम स्पष्ट नहीं है तो आप हर आने वाली चीज पर प्रतिक्रिया देंगे। लेकिन यदि आपके पास स्पष्ट नेक्स्ट एक्शंस हैं तो आप जानते हैं कि इस समय आपका ध्यान किस पर होना चाहिए। फोकस का निर्माण 2 स्तर पर होता है। पहला, बाहरी व्यवधानों को सीमित करना। दूसरा, आंतरिक अव्यवस्था को समाप्त करना। GTD आंतरिक अव्यवस्था को समाप्त करता है। जब आपका मन शांत होता है तो आप गहराई से काम कर सकते हैं। अब एक व्यवहारिक रणनीति समझते हैं। अपने दिन को ऊर्जा के आधार पर विभाजित करें। उच्च ऊर्जा समय में रणनीतिक, रचनात्मक और महत्वपूर्ण कार्य करें। मध्यम ऊर्जा समय में सामान्य कार्य करें। कम ऊर्जा समय में सरल, यांत्रिक या प्रशासनिक कार्य करें। ये दृष्टिकोण आपको अपनी प्राकृतिक लय के साथ काम करने देता है। फोकस का एक और महत्वपूर्ण पहलू है पूर्ण समापन की संतुष्टि। जब आप एक स्पष्ट कार्य पूरा करते हैं तो आपके मस्तिष्क में उपलब्धि की भावना उत्पन्न होती है। ये आपको अगले कार्य के लिए प्रेरित करती है। लेकिन यदि आप लगातार अधूरे कार्यों के बीच घूमते रहते हैं तो आपका ध्यान बिखरा रहता है। लेसन 11 का मुख्य संदेश है, सिस्टम स्पष्टता देता है। स्पष्टता ऊर्जा बचाती है और ऊर्जा उच्च प्रदर्शन को संभव बनाती है। उत्पादकता का अर्थ अधिक काम करना नहीं है। उत्पादकता का अर्थ है सही ऊर्जा के साथ सही काम करना।
अब हम अंतिम पाठ की ओर बढ़ेंगे। लेसन 12 में हम समझेंगे कि जीटीडी का अंतिम दर्शन क्या है। स्ट्रेस फ्री प्रोडक्टिविटी, जहां काम और शांति एक साथ संभव होते हैं। अब तक हमने जीटीडी के पूरे ढांचे को समझ लिया है। हमने सीखा कैसे मानसिक अव्यवस्था को पहचानना है, कैसे हर चीज को कैप्चर करना है, कैसे स्पष्ट नेक्स्ट एक्शन निर्धारित करना है, कैसे कार्यों को व्यवस्थित करना है, कैसे प्रोजेक्ट्स और टास्क्स में अंतर समझना है, कैसे 2 मिनट रूल लागू करना है, कैसे कॉन्टेक्स्ट के आधार पर काम चुनना है, कैसे वीकली रिव्यू से सिस्टम को जीवित रखना है, कैसे नेचुरल प्लानिंग मॉडल से बड़े प्रोजेक्ट संभालना है और कैसे ऊर्जा व फोकस का संतुलन बनाए रखना है। अब प्रश्न है, इन सब का अंतिम उद्देश्य क्या है? क्या ये अधिक काम करना है? क्या ये अधिक व्यस्त रहना है? क्या ये हर क्षण उत्पादक दिखना है? नहीं। डेविड एलन का अंतिम उद्देश्य है स्ट्रेस फ्री प्रोडक्टिविटी। ये एक गहरा विचार है। अधिकांश लोग मानते हैं कि उच्च प्रदर्शन का अर्थ है उच्च तनाव। वे सोचते हैं कि जितनी बड़ी जिम्मेदारी उतना अधिक दबाव। लेकिन जीटीडी का दर्शन इससे बिल्कुल अलग है। ये कहता है आप अत्यधिक जिम्मेदार हो सकते हैं और फिर भी शांत रह सकते हैं। तनाव काम की मात्रा से नहीं आता, तनाव उस असमंजस से आता है जो आपके दिमाग में अधूरे निर्णयों के कारण उत्पन्न होता है। जब आपको स्पष्ट नहीं होता कि क्या करना है, कब करना है और अगला कदम क्या है, तब मानसिक दबाव उत्पन्न होता है। लेकिन जब हर चीज एक विश्वसनीय सिस्टम में दर्ज है और नियमित रूप से समीक्षा की जाती है, तो आपका मन आश्वस्त रहता है। यही मानसिक आश्वासन शांति देता है। स्ट्रेस फ्री प्रोडक्टिविटी का अर्थ है काम के बीच भी मानसिक स्थिरता, व्यस्त दिन के अंत में भी संतुलन, जिम्मेदारियों के बावजूद आंतरिक स्पष्टता। यह तभी संभव है जब आप अपने दिमाग को याद रखने के कार्य से मुक्त कर दें। जीटीडी का पूरा सिस्टम मानसिक स्वतंत्रता की ओर एक यात्रा है। जब आप हर काम को स्पष्ट करते हैं तो अनिश्चितता कम होती है। जब आप हर प्रोजेक्ट के साथ नेक्स्ट एक्शन तय करते हैं तो प्रगति सुनिश्चित होती है। जब आप वीकली रिव्यू करते हैं तो आपका सिस्टम ताज़ा और प्रासंगिक बना रहता है। धीरे धीरे आप एक ऐसी अवस्था में पहुंचते हैं जहां काम बोझ नहीं लगता। आप प्रतिक्रिया नहीं देते, आप चयन करते हैं। आप दबाव में नहीं होते, आप नियंत्रण में होते हैं। ये नियंत्रण बाहरी परिस्थितियों पर नहीं, आपकी आंतरिक स्पष्टता पर आधारित है। अब एक अंतिम महत्वपूर्ण सत्य समझते हैं। जीटीडी कोई त्वरित समाधान नहीं है। ये एक आदत है, एक जीवन शैली है, एक मानसिक अनुशासन है। यदि आप इसे नियमित रूप से अपनाते हैं तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, आपकी निर्णय क्षमता मजबूत होती है और आपका मन अधिक शांत होता है। लेसन 12 का मुख्य संदेश है, उत्पादकता और शांति एक दूसरे के विरोधी नहीं है। वे एक ही प्रणाली के दो परिणाम हो सकते हैं। जब आप स्पष्टता, संरचना और नियमित समीक्षा को अपनाते हैं तो आप केवल अधिक काम नहीं करते, आप बेहतर जीवन जीते हैं। यही है गेटिंग थिंग्स डन का वास्तविक सार। फाइनल कंक्लूजन, परिवर्तन की शुरुआत। अब हम इस यात्रा के अंतिम चरण पर हैं। हमने जाना कि समस्या काम की मात्रा नहीं है, समस्या है अधूरे निर्णयों का बोझ। हमने देखा कि हमारा दिमाग विचार उत्पन्न करने के लिए बना है, उन्हें संग्रहित करने के लिए नहीं। जब तक हम हर जिम्मेदारी को अपने मन में पकड़े रहते हैं, हम कभी पूरी तरह शांत नहीं हो सकते। लेकिन जैसे ही हम कैप्चर करते हैं, क्लैरिफाई करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, रिव्यू करते हैं और सही संदर्भ में कार्य करते हैं, हम धीरे धीरे नियंत्रण प्राप्त करते हैं। जीटीडी हमें एक मूलभूत परिवर्तन सिखाता है, प्रतिक्रियाशील जीवन से सक्रिय जीवन की ओर। अब आप हर आने वाली चीज पर तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देंगे। आप पहले उसे पकड़ेंगे, स्पष्ट करेंगे, निर्णय लेंगे और फिर उचित समय पर कार्रवाई करेंगे। ये प्रणाली केवल काम पूरे करने के लिए नहीं है, ये आत्मविश्वास पैदा करने के लिए है। जब आप जानते हैं कि कुछ भी महत्वपूर्ण आपके सिस्टम से बाहर नहीं है, तो आपका मन स्थिर हो जाता है। जब आपका मन स्थिर होता है तो आपका ध्यान गहरा होता है। जब ध्यान गहरा होता है तो आपके परिणाम बेहतर होते हैं और जब परिणाम बेहतर होते हैं तो आपका जीवन संतुलित और सार्थक बनता है। लेकिन यहाँ एक अंतिम चेतावनी भी है। ये प्रणाली तभी काम करती है जब आप इसे लागू करते हैं। सिर्फ समझ लेना पर्याप्त नहीं है, आदत बनाना आवश्यक है। शुरुआत छोटे कदम से करें। आज ही अपने सभी खुले लूप्स लिख लें, उन्हें स्पष्ट करें, उन्हें सही सूची में रखें और इस सप्ताह अपनी पहली वीकली रिव्यू अवश्य करें। परिवर्तन एक दिन में नहीं होता, लेकिन दिशा एक दिन में बदल सकती है। गेटिंग थिंग्स डन हमें यह सिखाती है कि उच्च प्रदर्शन और आंतरिक शांति एक साथ संभव है।
काम जीवन का हिस्सा है, लेकिन काम का तनाव जीवन का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। यदि आपके पास सही प्रणाली है तो आप जिम्मेदारियों के बीच भी शांत रह सकते हैं। अंत में याद रखिए, स्पष्टता शक्ति है, संरचना स्वतंत्रता है और अनुशासन मानसिक शांति की कीमत है। अब प्रश्न ये नहीं है कि आपके पास कितना काम है, प्रश्न ये है कि क्या आपके पास उसे संभालने की प्रणाली है। यदि है तो आप केवल काम पूरे नहीं करेंगे, आप एक संतुलित, नियंत्रित और उद्देश्यपूर्ण जीवन जिएंगे। यही है काम पूरा करने की वास्तविक कला। यदि आपने इस ऑडियो बुक को यहां तक सुना है तो इसका अर्थ है कि आप केवल जानकारी नहीं, परिवर्तन चाहते हैं। गेटिंग थिंग्स डन केवल एक पुस्तक नहीं है, ये एक निर्णय है, एक प्रणाली को अपनाने का निर्णय, अव्यवस्था से स्पष्टता की ओर बढ़ने का निर्णय। अब ये आपके हाथ में है। क्या ये केवल एक और सुनी हुई समरी बनेगी या ये आपके जीवन में लागू होने वाली प्रणाली बनेगी? आज ही शुरुआत कीजिए। अपने सभी खुले कार्य लिखिए, उन्हें स्पष्ट कीजिए, उन्हें व्यवस्थित कीजिए और इस सप्ताह अपनी पहली साप्ताहिक समीक्षा अवश्य कीजिए। याद रखिए, बड़े परिवर्तन अचानक नहीं होते, वे छोटे लगातार कदमों से बनते हैं। यदि ये ऑडियो बुक आपके लिए उपयोगी रही हो तो इस वीडियो को लाइक करें, इसे उन लोगों के साथ साझा करें जो अपने जीवन में स्पष्टता और नियंत्रण चाहते हैं। और ऐसे ही गहराई वाली, प्रोफेशनल और परिवर्तनकारी पुस्तक समरी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका समर्थन इस प्रयास को आगे बढ़ाने की ऊर्जा देता है। हम अगली ऑडियो बुक में फिर मिलेंगे, एक नए विचार, एक नई प्रणाली और एक नए दृष्टिकोण के साथ। तब तक स्पष्ट रहें, संगठित रहें और सचेत रूप से आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद।